हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में आप किन चीज़ों को कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपनी तरफ से आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ऑप्टिक्स क्या है, ये हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ लाइट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है। कुछ लोग लाइट को बोलते हैं जी द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लाइट, क्लियर है। बट हम लोग लाइट को अब 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद इस तरह से नहीं कहेंगे, बल्कि हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि लाइट, जैसे मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो शायद आपके लिए समझना आसान हो जाए। कि अगर किसी कमरे में आपको भेजा जाए, किसी रूम में आपको इंटर कराया जाए, उस रूम में अंधेरा हो, डार्क हो पूरी तरह से, क्या उस रूम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे, दिखेंगे? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं, क्लियर है। अब अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि उसी कमरे में किसी बल्ब को ऑन कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या इसका ये मतलब हुआ कि जिस समय कमरे में अंधेरा था उस समय आपकी आंखें खराब थी, जैसे ही कमरे में उजाला हुआ या बल्ब ऑन हुआ आपको ऑब्जेक्ट्स दिखनी शुरू हो गई तो आपकी आंखें ठीक हो गई? इसका क्या ये मतलब हुआ? तो जवाब आएगा कि जी ऐसा नहीं है, बल्कि हम बोल सकते हैं जिस समय कमरे में अंधेरा था उस समय हमारी वाचिंग नॉलेज, क्या वाचिंग नॉलेज थोड़ी देर के लिए डेड थी, ठीक है, सेंसिटिव नहीं थी, इनएक्टिव थी। बट जैसे ही कमरे में उजाला हुआ या बल्ब ऑन हुआ, हमारी वाचिंग नॉलेज क्या हो गई? सेंसिटिव हो गई, एक्टिव हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट एक फिजिकल रीजन है जो हमारे वाचिंग नॉलेज को क्या करती है? सेंसिटिव बनाती है, एक्टिवेट कर देती है, या बोल सकते हैं कि क्या कर देती है? एक्साइट कर देती है। तो लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन विच एक्साइटेड आवर वाचिंग नॉलेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं ऑप्टिक्स के बारे में, तो डिटेल में ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। टॉपिक्स मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में ही हेल्प ना करें, बल्कि आपके आने वाले फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT नीट वगैरह के और भी दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको ये हेल्प करें। तो आइए सीधे बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक है आपका, या चैप्टर का नाम तो पहले आप जान लो। तो आप कहते हो जी इसे रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा, इन सारी चीजों के बारे में बातें आप करने वाले हो। बट इसमें क्या? ऑप्टिक्स, इसमें भी क्या? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के बारे में आप बोलोगे। अब मैं बोलूं कि ऑप्टिक्स क्या है, कैसे है, कैसे इसको समझें, क्या क्या पढ़ना है ऑप्टिक्स में, इसको समझते हैं। तो जी देखो, ऑप्टिक्स में सबसे पहले आप पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स। क्या? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी क्या? पहले रे ऑप्टिक्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो यहां बोला जा सकता है कि उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या? फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, जी फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स में भी दो चीजें, क्या क्या? जी फिजिकल ऑप्टिक्स में भी दो चीजें, क्या? एक होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या? क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई है? सुन लीजिए,
ऑप्टिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होती है रे ऑप्टिक्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी होती है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आता है वेव ऑप्टिक्स और कौन कौन, क्वांटम ऑप्टिक्स। सुनिए, रे ऑप्टिक्स आप यहीं पढ़ रहे हो, फिजिकल ऑप्टिक्स आप जब लाइट को वेव मान के पढ़ोगे तो वहां पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। और मैं बताऊं कि इसका क्या मतलब होता है। तो जी रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लाइट करती क्या है, लाइट करती क्या है, क्या क्या कर सकती है, इन सारी चीजों की बात, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे के बारे में बात अगर करें तो ये क्या है, रे ऑप्टिक्स है। क्लियर है। अब फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, एक डीप स्टडी है, ये क्या है, एक डीप स्टडी है। बट ये क्या है, एक ऊपर से स्टडी है कि लाइट क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डिफ्रैक्शन करती है, इंटरफेरेंस करती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि बस हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। लाइट करती क्या क्या है। इसके बाद बात आती है फिजिकल ऑप्टिक्स में, तो लाइट है क्या, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब है कि लाइट को हम रे से हट के थोड़ा वेव मानते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स तो मैं ये बोलूंगा कि क्लास 12th फिजिक्स में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए या जितना आप पढ़ते। इसको हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। मैं बोल सकता हूँ बीएससी वगैरह में, या आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह करते हो तो बीटेक वगैरह में जाते हो, सेकंड ईयर वगैरह में, तो क्वांटम ऑप्टिक्स आपको मिलती है। बट ऐसा नहीं कि 12th क्लास में है ही नहीं, क्वांटम ऑप्टिक्स है जी। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो क्वांटम ऑप्टिक्स को आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स को हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि मॉडर्न फिजिक्स हम क्लास 12th की पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्वांटम ऑप्टिक्स की बातें करते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन वेव ऑप्टिक्स हम यहाँ अच्छी खासी पढ़ाई करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स तो खूब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लीजिए लाइट को अगर मैं डिफाइन कर दिया या कर रहे हो आप कि लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन विच एक्साइटेड आवर वाचिंग नॉलेज। अच्छा, जो कि हमारे वाचिंग नॉलेज को क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है, अच्छा सेंसिटिव बना देता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी लाइट की जिसको ये फॉलो करती होगी। क्या होती होगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज में हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की तो बातें कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी हम इसको बता सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। रे के फॉर्म में चलती है कौन, लाइट। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है लाइट। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसके बाद जिस लाइट को हम लोग देख सकते हैं, जिस लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। वो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की लाइट हम लोगों को विजिबल होती है या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। समझ में आया कि नहीं आया। यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से नीचे की अगर लाइट है तो भी हम उसको देख नहीं पाते या नहीं देख सकते, उतना विजिबल नहीं होगी। और 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है तो भी हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है, समझ में आया। तो बोल सकते हैं कि कितने एंगस्ट्रॉम के कितने वेवलेंथ के बीच में, तो जो इसकी वेवलेंथ होगी लाइट की वो कितनी होगी जी, देख लीजिए 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की लाइट को हम विजिबल कर पाते हैं। ये हमारे लिए देखने का मुद्दा इशू बनती है, बाकी और नहीं बनती। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता ही होगी। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इतनी चीजें बोल रहे हो तो फिर आप लाइट की स्पीड की भी बात कर लो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है जी। ये बेसिक नॉलेज है आपकी। तो लाइट की स्पीड होती है कहाँ पे, वैक्यूम में या स्पेस में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी से जिसको डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी होती है। अब अगर मैं किसको किलोमीटर में बदल दूं तो आप कहोगे कि ये होगा 3 × 10⁵ km पर सेकंड। 1000 से डिवाइड कर दिया है इसको। जब इसको इतना किया तो हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ km। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख km पर सेकंड। किसकी स्पीड होती लाइट की,
3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल कर सकती है स्पेस या वैक्यूम में, जो कि अनबिलीवेबल स्पीड है। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया होगा। तो लाइट की स्पीड कहाँ वैक्यूम स्पेस में कुछ इतनी होती है, बट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड की बात की जाए तो थोड़ा सा लेस होती है, कम होती है एज कंपेयर टू दिस। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी अब अगर मैं बोलूँ कि लाइट की और भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जी, तो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक इसकी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है। क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जी अब अगर मैं बोलूँ कि किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस या किसी शाइनिंग सरफेस पर लाइट गिरती या पड़ती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाती, बाउंस बैक हो जाती, जिस मीडियम से आई होती उसी मीडियम को वापस लौट जाती है। ये घटना या ये फिनोमिना या प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा अब मैं बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्या? यूनिक यूज़ है, इसका कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। शायद ये ना होता तो मुझे लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट हम ना देख पाते। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। अब मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना होता तो आप क्या करते हो? उस ऑब्जेक्ट पर लाइट डालते हो कि अपनी आंखों पे डालते हो? तो आपका जवाब आएगा जी इस ऑब्जेक्ट पे डालते हैं। जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट पर लाइट डालते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होती है, होती कि नहीं होती है? चाहे अंधेरा हो चाहे कहीं कुछ भी हो। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब हुआ कि लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों पे आती है, सो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर वो रिफ्लेक्शन ना होता तो शायद ऑब्जेक्ट को हम ना देख पाते। अब बात ऐसी, अगर इसको समझो कि अगर बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ला दे, हाँ, तो क्या ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा? इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्लेक्शन रुक गया। जैसे रिफ्लेक्शन रुका ऑब्जेक्ट दिखना हमें बंद हो गया। तो कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख पाते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप किसी को भी देख रहे हैं, नो डाउट है किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा, इसका क्या दूसरा पहलू है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि पढ़ते आए हैं पहले से ही, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कुछ डाइवर्ट हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, हट जाती है। इस फिनोमिना को, इस घटना को आप किस नाम से जानते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ है? मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, उसमें कोई स्टिक आप डाल देते हो तो वो स्टिक टेढ़ी आपको दिखती कि नहीं दिखती है? ये किसकी वजह से होता है? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ही एक एग्जाम्पल है या उसका ही एक फिनोमिना है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब लाइट की का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इसकी मैं बहुत ज़्यादा साइंस तो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रे ऑप्टिक्स, मिरर वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और आपको मैं यहाँ बताऊँ कि लाइट का रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो नो डाउट लाइट की स्पीड बदलती है। इस स्पीड चेंज की वजह से लाइट का क्या हो जाता है? डाइवर्जन हो जाता है, थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से। क्लियर है कि नहीं? वहाँ डेंसर, रेयर, मीडियम वगैरह की बात आप करोगे। अच्छा, इसके बाद लाइट जो होती है डिफ्रैक्शन शो करती है। डिफ्रैक्शन का मतलब कि हल्की सी शुरुआत हो सकती है एक लाइट के वेव होने की। तो ये डिफ्रैक्शन क्या है? तो आप बोलोगे कि लाइट किसी स्लिट या होल से जब पास करती है तो स्लिट या होल के एज पर टर्न हो जाती, बेंड हो जाती, मुड़ जाती है। ये घटना, ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इसी में आप पढ़ते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में ही। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे अच्छे से अपने को पता हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसको और थोड़े से डिटेल में बताऊँ। जैसे बोलूँ कि अगर यहाँ पे कोई होल होता, कोई स्लिट होती, यहाँ से कोई टॉर्च जलाई जाती, कोई लाइट डाली जाती, तो क्या बाहर जाके इस तरह से लाइट एक्सपेंड हो जाती, फैल जाती, ज़्यादा उजाला होता? जी बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि उस एज या जो आपका क्या था, होल था, स्लिट था, उस स्लिट या होल के एज पर लाइट बेंड हो गई, मुड़ गई, मुड़ी। तो वैसे ही लाइट मुड़ना किसका नेचर है? वेव का नेचर है। सो लाइट वेव का एक हल्का सा नेचर शो करना शुरू कर देती है। अच्छा, इसके बाद लाइट इंटरफ्रेंस भी शो करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, चलती है, तो या जब ट्रेवल करती है तो कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी हाई होती, कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी लो होती है, मिनिमम होती है। तो जिस पर हाई होती है वहाँ ब्राइटनेस होता है, जिस पर लो होती है, मिनिमम होती है, वहाँ पर डार्कनेस आती है। क्लियर है? जैसे मैं बताऊँ कि किसी कमरे में बल्ब ग्लो हो रहा हो, जल रहा हो, तो उस समय क्या होगा कि कुछ पॉइंट पर बल्ब की इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी कुछ पॉइंट पे कम होगी, कुछ पॉइंट पर डार्कनेस होगा, कुछ पॉइंट पर ब्राइटनेस होगा। बट हमें ये कंटिन्यूस जलता हुआ दिखता है, कंटिन्यूस ग्लो दिखता है, बराबर का उजाला दिखता है, हर एक तरफ बराबर का क्या दिखता है? ब्राइटनेस दिखता है।
क्या इसका ये मतलब हुआ कि कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी और लो और कुछ पर हाई, ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। बट हमें ये हमारी सेंसिटिविटी या आँखों की इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि हम इस चेंज को पिक कर सकें। क्लियर? इसलिए हमें वो लगातार जलता हुआ दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे कोई फैन चलता है ना, तो उसमें 3 ब्लेड होते हैं, पर फैन की जब स्पीड कुछ होती है तो क्या आपको 3 फैन लगते ही लगता है पूरा फैन का पूरा ब्लेड ही है? 3 फैन नहीं, उसके पूरे ब्लेड एक ही हैं या पूरा का पूरा ब्लेड है? ऐसा दिखता है कि 3 ब्लेड तो आपको पिक नहीं कर पाते। सोचो कि उस हल्के से चेंज में जिसमें कि कुछ उसकी आरपीएम होती है, उस आरपीएम पे आप नंबर ऑफ ब्लेड्स नहीं गिन सकते। सो आप सोचो कि इतनी तेज जो चेंज आएगा उसको आप कैसे पिक कर पाओगे। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाए, कुछ पॉइंट पर मिनिमम हो जाए, कुछ पर डार्कनेस कुछ पर ब्राइटनेस आए, तो यह होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लास 12th में इसको खूब आप पढ़ोगे। इसके बाद होता है कि लाइट पोलराइजेशन शो करती है। पोलराइजेशन को मैं सिंपल से जोड़ सकता हूं कि जैसे आप क्रिकेट के मैचेस दिन के देखते हो, तो दिन के डे के मैचेस होते हैं, तो जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट का या कोई सा भी गेम मैं बोल सकता हूं, तो दिन के मैचेस में जो होता है प्लेयर क्या करता है, सन ग्लासेस लगा के मैदान में या ग्राउंड में उतरता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि वो जो सन अगर हाई ऊपर के कैचेस जाते हैं उसको पकड़ने में ईजी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसको चौंधी लगे, ग्लेयर लगे। उस ग्लेयर से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आंखों को बचाने के लिए वो क्या करता है, चश्मा लगा लेता है। इसका मतलब कि लाइट का पोलराइजेशन, लाइट का चकाचौंध, लाइट का ग्लेयर फॉर्म करना ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है ना। मेलस लॉ वगैरह भी इसमें आपको मिलेंगे, ब्रिस्टर लॉ होता है, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद आप पढ़ने वाले होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पर गिरती, किसी का मतलब कि यहाँ मैं आपको उन मेटल्स का नाम बताऊंगा, कौन सी मेटल होंगी, कैसे होंगी, इस हर मेटल के लिए प्रूव नहीं होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हल्की सी बात कर रहा हूँ कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पर गिरती है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दें वहां करंट फ्लो हो जाता है। सो हम इलेक्ट्रिक करंट भी ले सकते हैं, किससे? लाइट से। और इसका एक एग्जांपल है आपका आज के मॉडर्न डे में, कौन? सोलर पैनल, सोलर लाइट। लेते हो कि नहीं लेते हो? सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हो, उसके बाद आप उसका यूज करते हो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो नो डाउट लाइट इलेक्ट्रिक करंट भी फॉर्म करती है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, क्वांटम ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। आई होप ये चीज़ें अभी तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट क्या करती है, किस तरह से करती है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मिरर लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वेव ऑप्टिक्स और भी क्वांटम ऑप्टिक्स को भी कवर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। बस इतना ही। ओके, थैंक यू।